नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। भारत में इन दिनों चुनावी सरगर्मी है और चुनावी 2 राज्यों में बचे हुए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ने और तेलंगाना में 30 तारीख को। लेकिन आपको बता दें, आज राजस्थान में जैसे प्रचार धुआंधार हुआ। आज हर बड़ा नेता दोनों पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो आज राज्य में मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त जयपुर में एक रोड शो भी चल रहा है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त जयपुर में हैं। राजधानी में उन तमाम जगहों से उनका रोड शो निकल रहा है जो बीजेपी के लिए फायदे की जगह साबित हो सकती हैं चुनावी तौर पर। प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में दोनों तरफ जो लोग मौजूद हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। हाथों में झंडे लिए वहां पर बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता जयपुर शहर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री लगभग हर रोज एक रोड शो किसी न किसी चुनावी राज्य में करते आ रहे हैं। बीजेपी ने राज्य में इस बार गहलोत सरकार को चुनौती दी है और वो रिवाज को कायम रखना चाहती है, यानी सरकार बदलने का रिवाज। हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदली है। अब बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के 5 साल पूरे हुए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बनाने का दावा कर रहे हैं। तो एक तरफ मोदी का मैजिक है और दूसरी तरफ जादूगर गहलोत की जादूगरी। आमना सामना है मैजिक और जादूगर का। आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जयपुर में जारी किया है। आपने सुना, देखा, प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि आज दिन भर राजस्थान में राजनेताओं की सरगर्मियां रहीं। कांग्रेस पार्टी ने सुबह अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। हम उस मैनिफेस्टो पर एक विशेष कवरेज आपको इस बुलेटिन में दिखाने वाले हैं। लेकिन अगर राजस्थान के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए शुरुआती तौर पर, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और वो मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं कि राजस्थान में आज परसों ये प्रचार का काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद 25 तारीख को मतदान होना है। क्या मूड रहा है राजस्थान की आवाम का, वहाँ के लोगों का, वो देखिए ज़रा। 2003 में राजस्थान में 67.18% मतदान हुआ था और बीजेपी की सरकार बनी थी। 2008 में 66.5% मतदान हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। 2013 में 75% से ऊपर 75.76% वोट पड़ा, करीब 10% का इजाफा हुआ और बीजेपी की सरकार बनी। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी के नाम की औपचारिक तौर पर पीएम के लिए बीजेपी ने सितंबर के महीने में घोषणा कर दी थी। दिसंबर में चुनाव हुए थे और उसका फायदा बीजेपी को राजस्थान में मिला था। 2018 यानी पिछली बार 74% 74.72% मतदान पड़ा और कांग्रेस की सरकार बनी। तो अगर आप देखेंगे इस पैटर्न को, जहां मूल पैटर्न से 1% कम वोट पड़ रहा है, यानी लगभग उसके बराबर वोट पड़ रहा है, तो कांग्रेस की सरकार बन जा रही है। लेकिन अगर वोट परसेंटेज में इजाफा हो रहा है तो बीजेपी को इससे फायदा हुआ है। क्या इस बार होगा, उस पर भी हम आपकी नजर डालेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं क्या हुआ आज राजस्थान की इस चुनावी सरगर्मी में। हर बड़ा नेता राजस्थान में मौजूद था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मिनिस्टर मोदी ने रोड शो भी किया, रैलियां भी की। पहले सुनते हैं। राज्य में कानून का राज हो, ये हर राज्य की पहली जिम्मेदारी होती है। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से राजस्थान में हर तीज त्योहार के दौरान दंगे होते रहे हैं। एक तरह से हर वर्ष राजस्थान में कोई न कोई बड़ा दंगा राजस्थान में जरूर हुआ है। मैं छोटे छोटे दंगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े दंगों की बात करता हूं, जिस दंगों ने देश को चौंका दिया। अक्टूबर 2019 में टोंक में बड़ा दंगा, 2020 में डूंगरपुर में बड़ा दंगा, 2021 में
झालावाड़ और बारां में 2 बड़े दंगे और 2022 में फिर कांग्रेस ने जोधपुर और करौली को दंगों की आग में झोंक दिया। पिछले साल नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? धर्म के नाम पे, जाति के नाम से तुम एक तरफ डिवाइड कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते हैं कि हम देश एक रख रहे हैं। ये कांग्रेस वाले बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी राहुल गांधी जी को गालियां देते हैं, कभी मुझे, कभी सोनिया गांधी जी को। अरे भाई, हमने क्या किया? हुकूमत आप कर रहे 10 साल से। जो इंसान 23-24 साल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोल के काम कर रहा है, वो मैं गरीब हूं बोल रहा 24 साल से। तो ऐसे जो ढोंगी लोग रहते हैं, इनके झांसे में मत आओ। तो वाद विवाद, आरोपों की झड़ी लगातार चुनाव प्रचार में देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करेंगे मुद्दों की। भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र, जिसको उसने संकल्प पत्र नाम दिया है, वो जारी कर चुकी है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद थे, अशोक गहलोत थे, तो कांग्रेस ने भी अपना जन घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस 7 गारंटी का अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी है अशोक गहलोत के वक्त में। अब गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जन घोषणा पत्र जारी किया। क्या है दोनों के संकल्प पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन, घोषणा पत्र क्या कहता है, वो बारी बारी से आपको बताते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि 4 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार की बात करती है कांग्रेस पार्टी, तो बीजेपी कहती है कि 15,000 डॉक्टर्स और 20,000 पैरामेडिकों की वो भर्ती कराएंगे। आने वाले 5 सालों के लिए वादे हैं। कांग्रेस का जन घोषणा पत्र कहता है कि किसानों को 2 लाख तक का बिना ब्याज का कर्ज दिया जाएगा, तो बीजेपी कहती है कि पीएम किसान निधि बढ़ाकर सालाना 12,000 रुपए कर दी जाएगी, जो अभी 6,000 रुपए पर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आएंगे। स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर कांग्रेस ने वादा किया है, और इनका बीजेपी का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम बोनस देंगे। किसान आंदोलन के वक्त ये बड़ी मांग रही थी। अगर छात्रों की बात की जाए तो 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी छात्राओं को स्कूटी देने की बात कर रही है। महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने का वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, तो बीजेपी का यह कहना है कि हर जिले में महिला थाना और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला विरोधी अपराध देखे जाते हैं, उन राज्यों में उसकी गिनती होती है। जातीय जनगणना का वादा कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किया है, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस कहती है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में भी हम मुफ्त शिक्षा देंगे। बीजेपी का भी कहना है कि केजी से पीजी तक, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा कराएंगे। निजी का बारे में बीजेपी की राय कुछ नहीं है। कांग्रेस 400 रुपए में सिलेंडर के वादा करती है, तो बीजेपी गरीबों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर का वादा करती है। ये महंगाई से लड़ने के नुस्खे हैं। मनरेगा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा, ये कांग्रेस का वादा है। तो बीजेपी कहती है कि लखपति दीदी योजना के तहत 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो स्वावलंबी बन सके। आवास कानून लाकर सबको आवास देने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, तो बीजेपी कहती है कि किसानों की कुर्क की गई जमीन लौटाई जाएगी। 100 लोगों की आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ेंगे, ये कांग्रेस का वादा है। बीजेपी का वादा है पर्यटन के लिए 2000 करोड़ का हम कॉर्पस फंड बनाएंगे। और इन वादों का कितना असर होगा आम जनता पर, क्योंकि गारंटी की बात पहले से की जा रही थी, अब ये जन घोषणा पत्र भी आ गया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और बता दूं आपको, राजनीतिक शख्सियत नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो राजस्थान की जनता को समझते हैं, राजस्थान के मूड को समझते हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका।
और अविनाश कल्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। मेरा पहला सवाल जैमिनी जी आपसे है। वादों की झड़ी है, वादों की जंग है इस वक्त राजस्थान के रण में। किसके वादे अमल में लाए जा सकते हैं? जनता किसकी सुन रही है? देखिए, जनता दोनों के वादों का आकलन कर रही है। कांग्रेस ने अपना पिटारा खोलने में थोड़ी देरी कर दी है, लेकिन जो पिटारा खोला है वो यथार्थ में संभव होता नजर नहीं आता। 10 लाख लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं, 4 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जब आरपीएससी की तरफ देखते हैं तो युवाओं का सिर घूम जाता है। आरपीएससी का कांग्रेस कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जो इस चुनाव में परिलक्षित हो रहा है। जहां एक जो सोजत से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी धर्मपत्नी आरपीएससी सदस्य है, तो प्रोफेसर अयूब का बेटा शहजाद खान जो चुनाव लड़ रहे हैं सूरसागर से। फिर कैसे मान लें कि फिर भर्ती में पेपर लीक नहीं होगा, ईमानदारी से भर्ती होगी, तो ये उनके गले नहीं उतर रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में, मैं भी एक किसान हूं, राजस्थान में दुग्ध उत्पादकों को 90 दिन हो गया डेयरी से पैसा नहीं मिल रहा है। 5 रुपए प्रति लीटर बोनस की बात कर रही। आप कह रहे हैं हम गोधन खरीदेंगे, हम गोबर खरीदेंगे। अरे गोबर कहां से खरीदोगे? पहले दूध के पैसे तो दे दीजिए। ऐसे ही आप कह रहे हैं ओपीएस गारंटी देंगे, ओपीएस की बात तो की जा रही है जी, लेकिन ओपीएस, मैं आऊंगा इन मुद्दों पर बारी बारी से। लेट मी टेक एन ओपनिंग रिमार्क फ्रॉम कल्ला साहब। कल्ला साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जैमिनी जी ने की, मैं उसी से इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। आरपीएससी एक बड़ा सेंसिटिव मामला है राजस्थान के चुनावों में। भर्ती घोटाले को लेकर इनफैक्ट सचिन पायलट तक ने पार्टी के खिलाफ चले गए, अशोक गहलोत के खिलाफ चले गए। आज भले ही साथ में दिख रहे हो जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ। आपको लगता है भर्ती घोटाले पर बीजेपी ने कहा कि कमीशन बनाए जाएंगे, जांच की जाएगी? क्या भर्ती घोटाला एक ऐसी मामला है जो अशोक गहलोत की कमजोर कड़ी है? जी बिल्कुल, भर्तियां एक कमजोर कड़ी है इस सरकार की। और आप देखिए कि जैसा जैमिनी जी ने भी कहा, इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम 10 लाख नई नौकरियों का प्रावधान रखेंगे, 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख दूसरी नौकरी। पर किस तरह से वो नौकरी जनरेट की जाएगी, कहा नहीं गया। और दूसरी तरफ इसी घोषणा पत्र में कहा जाता है कि मनरेगा और जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इंदिरा गांधी वाली, उनको बढ़ा करके 150 दिन तक दे दिया जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं दोनों में एक कॉन्ट्राडिक्शन सा दिखता है कि आप एक तरफ कहते हैं हम रोजगार देंगे, और नरेगा जैसी स्कीम जिसमें कोई इच्छा से नहीं जाता, वो एक मजबूरी वाला काम करते हैं, वो आप उनको देने की बात कर रहे हैं। तो युवाओं में, और एक बात और कह दूं सुमित, 22 लाख के करीब फर्स्ट टाइम युवा वोटर्स हैं जो आएंगे। उनको लुभाने के लिए क्या स्कीम्स ऑफर करी जा रही है, वो कुछ नहीं है। करियर प्रोस्पेक्ट जैसा इन दोनों इस घोषणा पत्र में कुछ नया नहीं दिख रहा, और बीजेपी भी सिर्फ रियायत की बात कर रही है। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स को लेके किसकी गारंटी पर युवा वोट देगा, वो देखने लायक होगा, क्योंकि आपने आंकड़े दिखाए वोटिंग परसेंटेज के डिफरेंस का, तो 0.5% या सिर्फ 1,56,000 वोट के फर्क से सरकार बदली थी। इस बार 22 लाख युवा वोटर अंदर आ रहे हैं, वो किस तरह वोट करेंगे? साहब, आप बीजेपी के लिए हम जो बातें कर रहे हैं उससे बीजेपी के लिए राहत की खबर दिखाई दे रही है, कम से कम इन आंकड़ों के जरिए। लेकिन अविनाश कल्ला, मेरा अगला सवाल आपसे यही है, अगला मुद्दे पे जाऊंगा मैं, वक्त की कमी है। ओपीएस को बहुत कांग्रेस अपने सक्सेसफुल मंत्रा के तौर पर गिना रही है। कर्नाटक में भी कहा, हिमाचल प्रदेश में सरकार इसीलिए बनी, उनका वादा है। ओपीएस सबसे पहले यही लागू हुआ राजस्थान में। ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या राजस्थान में अशोक गहलोत के उस रिवाज को, जो बदलने का रिवाज है, उसको तोड़ पाएगी? देखिए, अगर ये लोगों को अपील कर पाती है, तो पहली बार जब अशोक गहलोत की सरकार गई थी तो वो खुद कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। पर अभी इस ओपीएस को लेके जिस तरह का प्रचार जा रहा है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में एक पॉजिटिविटी है, तो उसका लगता है कि उनको फायदा मिल सकता है। पर वो कितना ट्रांसलेट होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर ये चेंज होता है तो ये अशोक गहलोत के लिए एक चिरंजीवी के बाद बड़ा मुद्दा है, जिसमें वो एक बड़े वर्ग को जैमिनी जी, आपकी राय ओपीएस पर? आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में टोका भी था। देखिए, ओपीएस का जो सबसे अहम बात है कि 2034 में रिटायर होंगे जिनको आप ओपीएस की गारंटी दे रहे हैं, अभी रिटायर नहीं होंगे। और सबसे अहम बात है कि एनपीएस और ओपीएस का भी जो फंड ट्रांसफर होना, वो नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सरकारी नौकर को नौकरियों के भरोसे इस राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं? या मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितने जॉब क्रिएट हुआ? क्या बेंगलोर जैसी कोई आईटी सिटी बना पाया? जो तम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ तो लेते हैं,
लेकिन उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उनका स्टार्टअप डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उन्हें यहाँ शहर छोड़कर बेंगलोर जाना पड़ता है। बातें करने से नहीं होगी ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लास्ट कमेंट आप दोनों का, एक एक लाइन में जवाब चाहूंगा। पलड़ा किसका भारी है जैमिनी साहब अभी तक? देखिए, मुझे पलड़ा जिस हिसाब से लग रहा है, भगवा का जब पलड़ा भारी नजर आ रहा है, उसमें कोई शक शुबा नहीं, अंडर करंट है। सुमित, कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है, बट रवायत को देखते हुए बीजेपी की चांस बेटर लगती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, चीज़ों के मुद्दों को समझाने के लिए। जैमिनी जी और कल्ला साहब, आपसे बात करने में हमेशा कुछ नया, कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है राजस्थान में? 2 दिन के बाद प्रचार समाप्त होगा, 25 तारीख को वोटिंग है। एनडीटीवी पर आप बड़ी कवरेज लगातार देखेंगे, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप हमारे साथ ज़रूर रहेंगे। और एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ आप ये तस्वीरें चलती देख रहे हैं। कल हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भारत वर्ल्ड कप मैच में फाइनल में हार गया तो इंडियन टीम से मिले थे। कल हमारे पास तस्वीरें आई थी, आज वीडियो हमारे साथ है। पीएम मोदी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और पूरी टीम के साथ मौजूद थे। सुनिए इस आवाज को ध्यान से, कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। इसका ऑडियो भी सुनने वाला है। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ा तार तो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है।